राइट, सो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे हमने ड्रॉप किया था और वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो कोई बता सकता है व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? मतलब कोई डिफाइन कर दो जनरल सेंस में, या कोई आइडिया है कि क्या होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, कैसे डेवलप होता है? जैसे हम वैक्सीन लेते हैं ना, वैसे अगर एंटीबायोटिक को थोड़ी थोड़ी अमाउंट में लिया जाए, मतलब सपोज किसी पेनिसिलिन की डोज 500 mg है और हम उसको 250 mg लें और डेली लें, तो वो असर भी नहीं करेगी और हमारी इम्यूनिटी को भी स्टिमुलेट कर देगी। तो एक तरीके से फिर बैक्टीरिया की बॉडी एंटीबॉडी बना लेती है इनके अगेंस्ट में, एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में। करेक्ट करेक्ट। तो फिर उससे रेजिस्टेंस हो जाता है। बस यही है इसका फंडा। और करेक्ट, रीजन इसका बिल्कुल एक सही। ही है कि इसकी अमाउंट से कम अमाउंट में लिया जाए, इसके अलावा इसका कोई मैकेनिज्म नहीं होता। जैसा यूपीएससी ने पीओक्यू में पूछा भी था कि क्रोनिक डिजीज के साथ होता है, सब वो बुलशिट है, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। करेक्ट। तो बेसिकली एंटीमाइक थोड़ा सा रेकलेस यूज जो होता है एंटीबायोटिक्स का, उसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसमें बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ऐसे एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं कि उनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक वर्क नहीं करता। ठीक है। सो कोई मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन ही है, तो ये बता दो एंटीबायोटिक फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर इन्वेंट किया था? एंटीबायोटिक हु इज नोन एज द फादर ऑफ एंटीबायोटिक? अलेक्जेंडर हाँ, फ्लेमिंग। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हाँ, करेक्ट। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन वो डिस्कवर किया था, एंड उसके बाद हमारे ये मेडिकल फील्ड में एक रेवोल्यूशन आ गया था। तो ये मोस्ट ऑफ दीज बैक्टीरियल डिजीज जो होने के बाद, जिनके होने के बाद ऑलमोस्ट डेथ तय थी, जैसे टीबी हो गया, लैप्रेसी हो गया, तो पहले ये रोग हो जाता था तो इनके बाद डेथ जो थी वो निश्चित थी। बट ये एंटीबायोटिक आने की वजह से एक रेवोल्यूशन आ गया। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये एंटीबायोटिक जो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बेन बन सकता है, मतलब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है बिकॉज ऑफ दिस एएमआर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो डेवलप कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो उसमें 3 ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है। तो कोई उन 3 ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता सकता है क्या? वन हेल्थ एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। WHO, करेक्ट। एंड तीसरा वाला याद नहीं। हाँ, तो सही बोला, 2 ऑर्गेनाइजेशन सही बताई, और दूसरा था ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ठीक है, तो ये OI करके इसमें है। तो इन लोगों ने वन हेल्थ कॉन्सेप्ट बनाया है, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ इंसानों की नहीं बट जानवरों की भी हेल्थ को एक साथ लेकर चलेंगे, एंड उसको AMR से लिंक किया गया है। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम लोग जानवरों को ये एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं एंड फिर सिर्फ ह्यूमंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ ह्यूमंस पे फोकस करने से नहीं होगा, एनिमल्स पे भी फोकस करना पड़ेगा। जैसा कि कई बार सुना होगा कि पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर वो चिकन जो होते हैं उनको एंटीबायोटिक खिला देते थे ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो, मोटे ताजे हो जाए वो। ठीक है, लेकिन वो ये चीज भूल जाते थे कि अल्टीमेटली फिर उन चिकन को तो इंसानों को ही खाना है, एंड उसकी वजह से इंसानों के अंदर वो एंटीबायोटिक इनडायरेक्टली जा रहा था। तो जिसको हम एनवायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ते भी ना, बायो एक्यूमुलेशन। तो कई जो चीजें हैं कि वो यूज नहीं हो रही थी, तो वो आगे से आगे ट्रॉपिक लेवल में कंसेंट्रेट होती जाती है। ठीक है, सो उस सेंस में वो इंसानों के अंदर इनडायरेक्टली एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जनरेट करा था। तो रिसेंटली आई थिंक सुना भी होगा, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने बैन किया था कोलिस्टीन का। तो कोलिस्टीन एक वेरी पावरफुल एंटीबायोटिक था जो कि पोल्ट्री में यूज किया जाता था। मतलब वो लास्ट रिसोर्ट का एंटीबायोटिक होता है, मतलब शुरू में तो दिया भी नहीं जाता। ठीक है, सो वो चीज था, तो उसको बैन कर दिया था गवर्नमेंट ने। रिसेंटली अभी हमने पढ़ा कि फार्मिंग के अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक्स यूज करे थे, तो गवर्नमेंट ने उसे पेस्टिसाइड एक्ट के अंदर या इंसेक्टिसाइड एक्ट के अंदर उसे रिस्ट्रिक्ट किया। ठीक है, सो इस टाइप से गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं इनके लिए, तो ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एक इसके अंदर एक इनिशिएटिव था विच वाज नोन एज ग्लास।
ठीक है। तो WHO ने लॉन्च किया था, इट वाज ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्वेलेंस सिस्टम। ठीक है। तो इस ग्लास का या इस पूरे सिस्टम का आइडिया ये था कि हम लोग जो नॉलेज गैप है हमारे पूरे के पूरे ये EMR के अंदर और उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज के अंदर, तो उन सब गैप्स को प्लग इन करें। ठीक है। सो ताकि एक इफेक्टिव पॉलिसी हम लोग बना सके। इसके अलावा एक रिसेंट इनिशिएटिव था गो ब्लू फॉर EMR कलर। ठीक है। सो अगेन वही तीन जो ऑर्गेनाइजेशन अभी हमने डिस्कस की, WHO, FAO एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, तो ये सब लोग मिलकर इसको मतलब कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है। सो कॉजेज क्या है EMR के? तो जनरली आजकल देखते हैं कि ना UPSC क्या करता है, वो दे देगा, कुछ प्रोसेस दे देगा या कोई स्टेटमेंट दे देगा एंड फिर उसके रीजंस पूछ लेगा। तो ऐसा हो सकता है EMR के रीजंस पूछ ले। तो रीजंस क्या है? पुअर हाइजीन होती है, ओवर यूज होता है एंटीबायोटिक्स का, प्रेस्क्रिप्शन कई बार नॉन प्रेस्क्रिप्शन में दे दी जाती है। ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि प्रेस्क्रिप्शन का भी क्या प्रोविजन होता है। ठीक है। सो फिर क्या होता है कि लेट्स से कोई ऑलरेडी कोई कोर्स कर रहा होता है, TB का अगर कोई कोर्स कर रहा है तो बोलते हैं TB का कोर्स 6 महीने तक करना चाहिए। अगर उसमें बीच में छोड़ दिया तो फिर आपको फिर से रिज्यूम करना पड़ेगा, अदरवाइज वो एक ड्रग रेजिस्टेंट TB हो जाएगी जिसको ठीक करना और मुश्किल हो जाएगा। तो वो भी एक रीजन होता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल इश्यूज रहते हैं कि बहुत ज्यादा गंदगी पड़ी हुई है, फैक्ट्री से डंप निकल रहा है, कम्युनिटी बाथिंग हो रही है, तो इन सब से भी इस टाइप के जो बैक्टीरिया भी पैदा हो सकते हैं। ठीक है। एंड इम्पैक्ट आप समझ ही सकते हो कि अगर एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं कर रहे हैं तो कितना डेंजरस हो सकता है। मतलब फिर कोई सर्जरी कभी सक्सेसफुली नहीं हो पाएगी अगर एंटीबायोटिक्स सही से नहीं काम करेंगे, क्योंकि हर सर्जरी के बाद जो बॉडी में कट्स वगैरह लगते हैं तो उसके बाद चांसेस रहते हैं कि इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। तो इन्फेक्शन को स्टॉप करने के लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो अगर एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं करेंगे तो फिर नथिंग कैन सेव अस। ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है। सो रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या लिए गए हैं पहले तो ये देख लेता है। सो बैक्टीरियोफेजेस, तो बैक्टीरियोफेजेस को बता सकते हैं क्या होता है? व्हाट आर बैक्टीरियोफेजेस? सो बैक्टीरियोफेजेस याद रखना, फेजेस मतलब किलर। ठीक है। और बैक्टीरियोफेज मतलब किलर ऑफ बैक्टीरियाज। तो ये ऐसे वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरियाज पे अटैक करते हैं। ठीक है। तो हम लोग ऐसे बैक्टीरियोफेजेस बनाए जो इस टाइप के एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट जो बैक्टीरिया बन गए उनको डिस्ट्रॉय कर दे। तो एक तो ये तरीका है। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग ये जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं इनमें कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ट्रांसपोर्टर्स मतलब जो सेल जो है मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है। तो उसके बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है जिसे उसे बाहर निकालना पड़ता है अपनी मतलब सेल बॉडी में से, अदरवाइज वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा खुद ही। जैसे हमारी किडनी क्या करती है, हमारे अंदर से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं लाइक यूरिया वगैरह उन्हें बाहर निकालती है। तो सिमिलरली सेल्स के अंदर भी ये ट्रांसपोर्टर होता है। और बैक्टीरियल सेल में ये जो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं बैक्टीरियाज, उनके अंदर ये ट्रांसपोर्टर क्या करता है, जो भी एंटी बायोटिक आया है उसको बाहर निकाल देता है बॉडी में से। ठीक है। तो वो इवॉल्व होकर ये चीज करना सीख जाते हैं। लेकिन हम ऐसा कुछ नया टाइप का हम लोग एंटीबॉडी बनाए जो कि उन ट्रांसपोर्टर की एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर दे। ठीक है। सो ये भी एक तरीका हो सकता है कि कैसे हम ये EMR को डील कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक पॉसिबल वे ऑफ एक्शन है। इसके अलावा इंडिया के एक्शंस की बात करें तो इंडिया ने इसमें एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे, जिसपे हम मतलब कंज्यूमर साइड पर भी वर्क कर रहे हैं, हम लोग डॉक्टर की साइड से जो प्रिस्क्रिप्शन दिए जा रहे हैं उनके ऊपर भी वर्क कर रहे हैं, और उनका जो सर्वेलेंस है इस टाइप की डिजीज का फैलने का वो भी कर रहे हैं। इसके अलावा एक रेड लाइन कैंपेन है जिसके अंदर हम डिस्करेज कर रहे हैं ओवर द काउंटर सेल ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक रेड लाइन लगा कर दे रहे हैं ताकि बिना प्रिस्क्रिप्शन के एटलीस्ट वो एंटीबायोटिक्स जो है वो ना बिके। ठीक है। सो करंटली प्रोविजन भी है हमारे पास, आई थिंक आगे आएगा शायद वो वाला पार्ट। हाँ आगे है, वहां पर डिस्कस करते हैं। ऑलराइट। सो ये कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं। इसके अलावा ICMR का एक प्रोग्राम चल रहा है, इंटीग्रेटेड वन हेल्थ सर्वेलेंस नेटवर्क फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो ये चल के इसके साथ रहा है ICAR के साथ। ठीक है। सो ICAR मोस्टली हम एग्रीकल्चर या प्लांट बेस्ड समझते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस सेंस में कॉन्ट्रास्टिंग है
कि हम लोग ह्यूमन हेल्थ या एनिमल हेल्थ की बात करें, लेकिन यहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, सो आइडिया यही है कि ये एक वेटरनरी जो पार्ट है उसको टारगेट करें हम लोग। ठीक है, जहाँ पे एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट, तो एफएसएसएआई ने भी कुछ सर्टेन लिमिट्स लगाई हैं एंटीबायोटिक्स को फूड में यूज करने को लेके। इसके अलावा एक चेन्नई डिक्लेरेशन है जिसके अंदर प्रमोट किया गया एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप। तो स्टीवर्डशिप मतलब हम लोग ट्रेन करें हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स को कि वो थोड़ा प्रूडेंट यूज करें एंटीबायोटिक का। ऐसा नहीं कि डॉक्टर के पास सीधा जाएं वो एंटीबायोटिक हाथ में थमा दे, तो ऐसा नहीं करना है। थोड़ा उसको प्रूडेंट तरीके से लिखना है कि हाँ एक्चुअली में डिजीज लग रही है, स्पेसिफिकली एंटीबायोटिक रिलेटेड लग रही है तो रिकमेंड करें, अदरवाइज एंटीबायोटिक्स को स्किप करें। ठीक है, सो ये एक सेपरेट स्केड्यूल होता है H1 करके इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स। ठीक है, सो कोई बता सकता है कि ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन है या कोई एग्जीक्यूटिव प्रोविजन है? इस पे किसी को आइडिया है क्या? एनीवन? तो ये है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स एक्ट है 1940 का। ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही पास कर दिया गया था। एंड इस एक्ट के अंदर हमारे जितने भी जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, वो इसी इंडिया के अंदर जितने भी ड्रग्स का कहने का मतलब जितने भी मेडिसिनल ड्रग्स हैं वो सब इसी एक्ट के थ्रू रेगुलेट होते हैं। साथ में कॉस्मेटिक भी है, तो कई साबुन तेल वगैरह जो है वो भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, सो इसके अंदर एक सेपरेट स्केड्यूल होता है। पहले होता है स्केड्यूल एच। स्केड्यूल एच का क्या मतलब होता है कि ऐसे ड्रग्स जिनके ऊपर कई बार एच लिखा होगा या फिर कई दवाइयों पे आपने देखा होगा RX लिखा हुआ है। ठीक है, कैपिटल R और फिर X ऐसे लंबा खींचा हुआ। ठीक है, तो वो RX या H का मतलब क्या होता है? ये वो ड्रग्स के लिए है जो कि बिना मेडिकल प्रैक्टिशनर के एडवाइस के आप ले नहीं सकते। यानी अगर आप वो पर्चा नहीं लेके गए अपने डॉक्टर का या उनका जो प्रिस्क्रिप्शन लेटर है वो नहीं लेके गए हो, तो आपको वो डिजीज ओवर द काउंटर नहीं मिल सकती। ठीक है, कोई भी फार्मेसी है वो आपको वो वाला जो ड्रग है वो नहीं दे सकती। ठीक है, उसके लिए आपको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का रिटन प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। ठीक है, तो वो एच शेड्यूल ड्रग है इस एक्ट के अंदर। और H1 की बात करें तो H1 स्पेसिफिकली डील्स विद एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ऐसे एंटीबायोटिक्स जिसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। तो ये सब हमने प्रोविजन इसीलिए बनाए ताकि हम रेगुलेट कर सकें इनकी सेल को। मतलब ऐसा ना कि लोग रेकलेसली यूज कर रहे हैं कि बस कहीं पे पढ़ लिया, कहीं से सुन लिया और दवाई लेनी चालू कर दी। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो ये चीज इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा WHO का एक अवेयर प्रोग्राम है। अवेयर प्रोग्राम इज फॉर एक्सेस, वॉच एंड रिजर्व। ठीक है, क्लासिफिकेशन। तो क्या क्या हम लोग एक्सेस करा रहे हैं, क्या क्या हम लोग मतलब उनको मॉनिटर करें, और फिर रिजर्व के कौन सी बहुत कोई ऐसी बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन पड़ गई वहां पे लेना है। ठीक है, तो ये WHO का अवेयर प्रोग्राम जो है ये भी EMR से ही रिलेटेड है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, सो आई थिंक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और किसी को कुछ और ऐड करना है क्या इस वाले पार्ट में, EMR में? ठीक है, देन नेक्स्ट पे चलते हैं, वन हेल्थ कॉन्सेप्ट। तो वन हेल्थ अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया, FAO ने, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। इसको 3 ऑर्गेनाइजेशन नहीं, मतलब 4 है। UNEP भी पार्ट है इसका। हाँ सॉरी, यहाँ पे UNEP भी है, राइट, करेक्ट। तो ये वाला देख लेना, वन हेल्थ वाला। ये इन्होंने एक ऑपरेशनलाइज किया, वन हेल्थ हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल। ठीक है, सो वन हेल्थ में हम लोग क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं? ह्यूमन हेल्थ भी कर रहे हैं, एनिमल हेल्थ भी कर रहे हैं, और एनवायरनमेंट का जो हेल्थ है उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, सो कोलैबोरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जितने भी स्टेक होल्डर उनके बीच में, सो एज टू इम्प्रूव द कैपेसिटी। सो सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके बीच में कोलैबोरेशन होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एंड कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, ताकि हम ये जो वन हेल्थ वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको प्रॉपरली कैटर कर सकें। ठीक है,
सो ये वन हेल्थ हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल जो है वो 26 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है बाय दीज 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यूनेप पढ़ा, डब्ल्यूएचओ पढ़ा, ओआईई पढ़ा एंड एफएओ पढ़ा। तो यहाँ से एक्सपर्ट आएंगे एंड इस चीज पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, डेलीब्रेट करेंगे। सो बाकी तो आई थिंक सिंपल वर्ड्स ही हैं, इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी को कुछ ऐड करने क्या वन हेल्थ वाले कॉन्सेप्ट में? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, तो कोई बता सकता है क्या व्हाट आर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज? कहीं पे कोई डेफिनेशन है क्या इसके लिए? मतलब इंडिया के किसी लेजिस्लेशन? डेफिनेशन हाँ, मतलब इंडियन लेजिस्लेशन में ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है इसके लिए व्हाट आर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। तो यूएन वगैरह की कुछ रिपोर्ट में आता है कि हाँ ये कौन सी डिजीज है जो कि जनरली कम्युनिकेबल है, ठीक है, एंड प्रिवेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज, ठीक है, एंड अफेक्ट मोर देन 1 बिलियन पीपल। तो वो अपना एक डेफिनेशन है, बट सब लोगों का ये एक यूनानिमस डेफिनेशन नहीं है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को लेके, ठीक है। सो ये चीज इम्पोर्टेंट है। एंड मोस्टली इम्पैक्ट कौन होते हैं? पुअर पीपल जो कि इन ट्रॉपिकल कंट्रीज में रह रहे हैं, वो ज्यादा इफेक्ट होते हैं इसके अंदर। एंड नेग्लेक्टेड क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि मोस्टली जो गरीब कंट्रीज हैं या लो इनकम कंट्रीज हैं उनके लोग इफेक्ट हो रहे हैं। तो जो बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं अगर वो दवाई बना भी लें तो उनके लिए उतना प्रोडक्टिव नहीं होता, क्योंकि जो लोगों के लिए वो दवाई बनाएंगे वो उतने ज्यादा इकोनॉमिकली वेलबींग नहीं है उनके पास कि वो लोग इतना कॉस्टली मेडिसिन अफोर्ड कर सकें। तो इसलिए इनमें इतना रिसर्च जाता नहीं है एंड इसीलिए ये नेग्लेक्टेड कहलाती है, ठीक है। सो ये चीज है। तो इसमें कुछ डिजीज के नाम देख लो, जैसे प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ से क्या होता है? चागास डिजीज है, लेशमेनियासिस है, ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइफैनोसोमियास वायरस, रेबीज, डेंगू, चिकनगुनिया। बैक्टीरिया से ब्रूसली अल्सर, लैप्रेसी, ट्रैकोमा, यॉज, हेलमेंथ। तो हेलमेंथ से बहुत सारी डिजीज होती है, गिनिया वॉर्म है, लिम्फेटिक फिलेरियोसिस है, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमेंथ्स। तो हेलमेंथ्स क्या होते हैं? फ्लैट वर्म्स या राउंड वर्म जिनकी बॉडी बिल्कुल सेगमेंटेड नहीं होती, ठीक है। सो वो होते हैं हेलमेंथ्स। तो ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्फोग्राफिक में और चीजें दी हुई है कि बैक्टीरिया से भी होती हैं, वायरस से भी होती हैं, फंगी से भी होती है, प्रोटोजोआ से भी होती हैं। तो इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक बैक्टीरिया और वायरस के बारे में तो हमने कई बार डिस्कस किया है। ये देख लेते हैं फंगाई। तो फंगाई जो होता है मोस्टली एनिमल किंगडम में नहीं आता फंगाई, इट कम्स अंडर द प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम में ये लोग आते हैं एंड मोस्टली मल्टी सेल्ड होते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूट्रिशन होता है ये प्लांट से या किसी एनिमल से या किसी फूड से वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और इनका रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। मतलब वो आपस में पोर्स बनाकर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं वो, या फिर फ्रेगमेंट्स करके, मतलब वो एक सेल था वो ही फ्रेगमेंट हो गया एंड फिर नए नए उसमें से फंगाई के पार्ट्स निकले, ठीक है। तो इस तरीके से भी वर्क करता है। इसके बाद प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ जो है वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है। यूकैरियोट हमने पढ़ा था जिनके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्लियरली, मतलब न्यूक्लियस है वो क्लियरली डिफाइंड है क्योंकि वहां पे एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। सो प्रोटोजोआ जो है वो लैक करते हैं एक सेल वॉल एंड दे आर हेटेरोट्रॉप। हेटेरोट्रॉप मतलब वो खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो दे कैन बी ईदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। तो कोई डिजीज का नाम बता सकते हो जो प्रोटोजोआ से होती है? मलेरिया। करेक्ट। तो मलेरिया जो है एक प्रोटोजोआ से होती है, तो ये चीज पता होना चाहिए। एंड वो प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है वो प्रोटोजोआ ही होता है एक तरह का, ठीक है। तो वो ये मलेरिया डिजीज फैलाता है एंड उसका वेक्टर जो होता है वो हाँ इजिप्टी जो नहीं, फीमेल एनोफिलिस है ना मलेरिया का। हाँ राइट सर।
फीमेल एनोफिलिस जो है वो वेक्टर है इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का, ठीक है, तो वो चीज याद रख सकते हैं। नेक्स्ट तो हमने डिस्कस कर लिया कि मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज में होता है, तो इतना ल्यूक्रेटिव नहीं है फार्मास्यूटिकल कम। मैम मुझे एक चीज ऐड करना है, जैसे फंगाई से हम सोचते हैं कि कौन सी डिजीज होती है, तो ये जो होती है ना, रिंग वॉर्म्स हो गए या फिर नेल्स वगैरह में जो कभी कभी स्किन का जो हो जाता है, तो ये जो सब होती हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो ये सब जो है ये इससे रिलेटेड होती हैं। रिंगवॉर्म तो आई थिंक वो उससे होता है जो अभी हमने पढ़ा ना, हेलमेन हेलमेन हेलमेंथ शायद। नहीं नहीं, हेलमेंथ से तो वो सब डिजीज होती हैं, जैसे जैसे जो वॉर्म्स वगैरह हो जाते हैं ना पेट में छोटे बच्चों को, तो ये वाली टाइप्स की डिजीज होती है हेलमेट से तो। अच्छा, और जो हाँ, स्किन वाला जो भी डिजीज हो गई ना, जैसे इन्फेक्शन भी हो जाते हैं बहुत बार स्किन से इन्फेक्शंस, रिलेटेड। राइट, हम्म बॉडीली रिंग इन्फेक्शन। वॉर्म्स ये सब, तो ये सब फंजाई में आएगा। करेक्ट। ये रिंगवॉर्म वाला देख लेना, मतलब नाम से ऐसा लगता है वॉर्म की वजह से हेलमेंथ होगा, फिर हम फ्लैटवर्म राउंड वर्म की बात करें, बट हेलमेंथ नहीं है, वो फंगाई की वजह से हो रहा है। रिंगवॉर्म जो हो जाता है ना, इच गार्ड वगैरह शायद उसके लिए आती है, तो वो चीज है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये, हाँ, आई थिंक फंगाई से म्यूक्रियोसिस भी होती है, अभी शायद आगे देखेंगे हम लोग, तो लंग्स को भी इफेक्ट करती है, नेजल जो चेम्बर है उसको भी इफेक्ट करती है, तो काफी सारी चीजों को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। सो लिम्फेटिक फिलारियसिस या एलिफेंट फुट भी बोलते हैं या एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली एक मास ड्रग ड्राइव जो थी वो लॉन्च करी थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, सो एज टू एलिमिनेट लिम्फेरियासिस फ्रॉम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। सो ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है इज वन ऑफ द टू पिलर्स ऑफ द नेशनल प्रोग्राम फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलारियसिस। तो ये इसके अंदर हम एक एंटी फिलेरियल ड्रग दे रहे हैं जो कि एक साल में एक बार दिया जाएगा, एंड इसके बारे में ये पता होना चाहिए फिलेरियल पैरासाइट की वजह से होता है, विच कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटो, ठीक है। तो अगेन वेक्टर भी थोड़ा दिमाग में रखना है कि कौन फैलाता है, तो मोस्टली ये जो मस्कीटोज होते हैं वही फैलाते हैं। इसमें होता क्या है, वो पाँव के अंदर स्वेलिंग क्रिएट कर देता है, ठीक है, एंड वो फिर पाँव फूल के इतना मोटा हो जाता है जैसे किसी हाथी का पैर हो, तो इसीलिए इस बीमारी का नाम कभी कभी एलिफेंट फुट भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज विसरल लेशमैनियासिस, ये कालाजार, ठीक है। तो कालाजार एक काफी इनफेमस डिजीज है, एंड पर्टिकुलरली इन द स्टेट ऑफ बिहार, सम पार्ट्स ऑफ यूपी, वहां पे बहुत ही ज्यादा इसका टोल रहता है, ठीक है। सो इंडियन रिसर्चर्स ने एक डेवलप किया है एक नॉन इन्वेसिव इजी टू एडमिनिस्ट्रेट कॉस्ट इफेक्टिव थेराप्यूटिक स्ट्रैटेजी अगेंस्ट कालाजार, ठीक है। तो अब ये पता होना चाहिए, मतलब ये डिजीज तो पता लग गई कि इसके अगेंस्ट कुछ काम किया गया है, लेकिन ये डिजीज फैलती कैसे इसके बारे में देखते हैं। सो ये जो विसरल लेशमैनियासिस है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स इन्फेक्शियस डिजीज ट्रांसमिटेड बाय बाइट ऑफ फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाइज, ठीक है। तो फ्लेबोटोमाइन याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा ही फैंसी वर्ड है, सैंड फ्लाइज याद रख लेना, ठीक है। मस्कीटो नहीं है, सैंड फ्लाइज है टू बी स्पेसिफिक। सो ये क्या करता है, ये डिजीज है प्रोटोजोन पैरासाइट फैलाता है, ये सैंड फ्लाई जो वेक्टर होता है, एंड इसकी वजह से वो पाँवों के अंदर एक स्वेलिंग क्रिएट कर देता है, ठीक है। सॉरी, वो तो एलिफेंटियासिस था। यहाँ पे वो जनरली क्या करता है कि फीवर वगैरह डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ों की वजह से हेल्थ कंडीशन जो है काफ़ी डिटीरियोरेट होती है, एंड टाइमली अगर इसमें इंटरवेंशन नहीं लिया जाता तो वो शायद डेथ भी हो सकती है, ठीक है। सो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इट इज़ एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो अगर ऐसा डाल दे कि इट इज़ एंडेमिक टू इंडिया तो वो गलत हो जाएगा, पूरा सब कॉन्टिनेंट को एंडेमिक है, तो इंडिया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश, इन सब में है,
लेकिन वर्ल्ड का ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ दिस डिजीज इज फाउंड इन इंडिया ओनली। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट रेबीज है, तो कोई बता सकता है रेबीज अ वायरल डिजीज? नॉट। रेबीज वायरल है क्या या बैक्टीरियल है? नहीं, वायरस के थ्रू ही होती है। करेक्ट। तो वायरस के थ्रू ही होती है। एंड एक वर्ड लिखा है जूनोटिक, तो कोई बता सकता है व्हाट इज जूनोटिक? Transmitted through animals. करेक्ट, तो ट्रांसमिटेड थ्रू एनिमल्स टू द ह्यूमंस, तो इसलिए जूनोटिक डिजीज है। तो अभी हमने इसके लिए प्रोग्राम चलाया है। तो ये जो प्रोग्राम है एलिमिनेट करने का रेबीज को, तो ये नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ठीक है, उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी है। ठीक है, और ये जो टारगेट कर रहे हैं वन हेल्थ अप्रोच के थ्रू हम लोग एंड कर दें रेबीज का प्रेजेंस इंडिया के अंदर बाय 2030। ठीक है, तो ये टारगेट ईयर इसके अंदर पता होना चाहिए। इससे पहले भी रेबीज के लिए प्रोग्राम चलाए गए थे, लाइक 5 ईयर प्लान के अंदर प्रोग्राम चलाया गया था, बट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, तो रेबीज के बारे में ये चीज याद रखना कि रेबीज इज अ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, जूनोटिक है, वायरल है, एंड वन क्लिनिकल सिस्टम इज के अगर टाइमली इसके ऊपर एक्ट नहीं किया गया तो 100% फेटल हो जाती है, मतलब वर्चुअली 100% फेटल है। अगर टाइमली इस पे काम नहीं किया गया, जैसे बोलते हैं ना कि रेबीज हो गया तो 14 दिन मतलब 14 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, और तो शायद कम हो गया है, तो वो मैंडेटरी लगाने पड़ते हैं, क्योंकि ये काफी फेटल डिजीज हो सकती है अगर टाइमली इंटरवेंशन नहीं लिए गए थे। ठीक है, बट ओवरऑल ये एक स्टिल एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, क्योंकि मोस्टली ट्रॉपिकल मतलब इंडिया के अंदर या ट्रॉपिकल कंट्रीज इस टाइप में ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, ऑल्दो प्रेजेंट तो ये पूरे वर्ल्ड के अंदर है एक्सेप्ट अंटार्कटिका, बट जो प्रेवलेंस है काफी इंडिया एंड जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज है वहां ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, रेबीज कैन ट्रांसमिटेड ओनली थ्रू डॉग बाइट, ट्रू और फॉल्स? रिपीट, रेबीज कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ओनली डॉग बाइट। कोई गैस किसी का? आई गेस think केवल false बाइट से होगा। नहीं, बट उनकी सलाइवा वगैरह से भी हो सकता है, ह्यूमन कांटेक्ट में आए तो। हाँ मतलब ठीक, मतलब तो वो चीज स्टेटमेंट फॉल्स है, सिर्फ डॉग बाइट से नहीं, और भी एनिमल्स है, लाइक रैबिट्स हो गया, आर्मेडिलोज हो गए, या फिर कई बार बर्ड्स के बाइट से भी हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज मतलब जनरली हम लोग रेबीज को सिनोनिमस समझते हैं कि डॉग बाइट से होगा, बट ऐसा नहीं होता, इवन रैट्स के बाइट से भी रेबीज हो सकता है, तो वो चीज पता होना चाहिए। ऑलराइट, कुछ और ऐड करना है इस प्रोग्राम इस नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज वाले पार्ट में? ठीक है, नेक्स्ट चल रहा है। तो हम म्यूक्रियोसिस और ब्लैक फंगस, तो आई थिंक अभी कोविड जब सेकेंड वेव आया था तो उसके एंड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि ये डिजीज भी काफी प्रोमिनेंट हो गया था, मतलब जनरली इतना सुनने में नहीं आता, लेकिन उस टाइम खूब सुनने में आ रहा था इसको। ठीक है, सो इट वाज डिक्लेयर्ड एज एन एपिडेमिक अंडर एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। ठीक है, तो इसमें क्या था, ये एक फंगल इन्फेक्शन था जो मेनली उन लोगों को इफेक्ट कर रहा था जो मेडिकेशन पे थे आफ्टर कोविड या ड्यूरिंग कोविड, वो मेडिकेशन पे थे, एंड उसकी वजह से उनका जो इम्यून सिस्टम था कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गया था, क्योंकि अगेन वहां पे भी रेकलेस जो है स्टेरॉइड्स दिए गए थे। ठीक है, वो स्टेरॉइड से बॉडी का थोड़ा इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो गया, एंड जब वो कॉम्प्रोमाइज हो गया तो ये म्यूकोरियोसिस ने टेक ओवर कर लिया उनके ऊपर। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता था, ब्लैक फंगस था, तो ये हमारे जो टिश्यूज था उसको ब्लैक के अंदर टर्न कर देता था, तो इसीलिए वो ब्लैक अपीयरेंस देता था और उसकी वजह से नाम पड़ा। ठीक है, सो प्रीवियसली कॉल्ड जाइगोमाइकोसिस, तो ये एक सीरियस बट अ रेयर फंगल इन्फेक्शन होता है कॉज्ड बाय ग्रुप ऑफ मोल्ड, तो मोल्ड का मतलब फंगी होता है, ये देख लेना, कॉल्ड म्यूक्रोमाइसाइट्स। ठीक है, these molds live throughout the environment, particularly in soil and in decaying matter such as leaves, compost and rotten wood. ठीक है, तो जनरली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं और हो सकता है कि हमारा इंटरेक्शन होता भी हो इनसे,
लेकिन जनरली हमारा इम्यून रिस्पॉन्स इतना स्ट्रांग होता है कि वो ये जो फंगस है हमें इम्पैक्ट नहीं कर पाता। लेकिन कोविड के अंदर क्या हो रहा था कि रेकलेस यूज हो रहा था ड्रग्स वगैरह का, जिसकी वजह से इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा था एंड उसका एक कॉन्सिक्वेंट हम कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंस कि ये डिजीज था वो फैल रहा था। ठीक है, तो किसी को कुछ और ऐड करना है क्या इसमें? किसी को एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 के लिए पता है कि क्या क्या मतलब इनके परव्यू में आती है, कौन कौन सी चीजें? आई थिंक कोई भी डिजीज को इसमें डाल सकते हैं। अगर एपिडेमिक मतलब वो एक बहुत फास्ट रेट से फैल रहा है अक्रॉस वेरियस स्टेट्स, तो हम लोग उसको एपिडेमिक एक्ट में डाल देते हैं। तो 1897 का अगर मॉडर्न हिस्ट्री से लिंक देखोगे तो आप शायद पढ़ते हो किलिंग ऑफ रैंड। ठीक है, तो रैंड चापिकर ब्रदर्स मार देते हैं, एपिडेमिक एक्ट के अंडर ही वो बहुत ज्यादा सीवियर रिस्ट्रिक्शन कर देता है इन एंड अराउंड महाराष्ट्र रीजन, जिसकी वजह से वो चापेकर ब्रदर्स जो है वो उधर का जो ये एपिडेमिक कमिश्नर था वो ब्रांड करके तो उसको मार देते हैं। ठीक है, तो पुराना लिंक वहां से मिल सकता है इसके अंदर। ठीक है, राइट। बाकी जनरली एनवायरनमेंट में होता है बट हमें इम्पैक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो म्यूक्रियोसिस के बारे में तो आई थिंक यही इम्पोर्टेंट है। एंड और ये कुछ फंगल इन्फेक्शन इनको देख लो, वाइट फंगस और कैनिडियासिस। तो अगेन नाम में ही लिखा है वाइट फंगस है तो फंगस से हो रहा होगा। तो प्राइवेट पार्ट जो है उसको अफेक्ट करता है। येलो फंगस होता है, तो येलो पस रिलीज होता है। एंड लास्टली एस्परगिलोसिस, तो एस्परगिलस, तो ये भी एक कॉमन मोल्ड होता है, तो पता होना चाहिए ये वाइट नाम डाल सकता है। ये म्यूकोरियोसिस हो गया, एस्परगिलोसिस हो गया, तो ये क्या है? तो ये एक टाइप के फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, प्रिवेंशन की बात करें तो मेंटेन करें पर्सनल हाइजीन को, एग्रेसिव मॉनिटरिंग और ब्लड शुगर लेवल्स की, तो इजीली हम लोग ये फंगल इन्फेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके लिए एक एंटी फंगल डिजीज आता है, एम एम्फो एम्फोटेरिस्टिन बी या पोसा कैनासोल या इसावा कैनासोल। ठीक है, तो इतना है वो नहीं पूछेगा कि कौन सी दवाई लगती है इसके अगेंस्ट, बस ये पता होना चाहिए कि इसके लिए मेडिसिन अवेलेबल है। ठीक है, ऑलराइट। और किसी को कुछ ऐड करना है क्या? ठीक है, तो अभी फंगी के बारे में देख लो, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि ये एक एनिमल किंगडम के अंदर आता है। सॉरी, एनिमल किंगडम नहीं, प्लांट किंगडम के अंदर आता है। एंड यू कैरियोट होता है। यू कैरियोट जैसा भी हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस जो है वो क्लियरली डिफाइंड है, क्योंकि वहाँ पे एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। ठीक है, सो दीज यूकैरियोट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग थ्रू द एनवायरनमेंट। तो ये चीज है। एंड फंगी आर क्लासिफाइड एज सेपरेट किंगडम along with other eukaryotic kingdoms like Plantae, Animalia and Protista। ठीक है, तो कॉमन फंगी के अंदर हमारे ईस्ट आता है, तो ईस्ट जो है फर्मेंटेशन के लिए यूज होता है। रस, ट्रफल्स, मोल्ड्स, मिल्ड्यूज एंड मशरूम्स, तो ये कॉमन एग्जाम्पल है। फिर फर्दर ये देखो कि सेल का स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल वॉल्स आर कंपोज ऑफ चिटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड मतलब वही शुगर से बना है, तो थोड़ा हार्ड होता है सेल वॉल, बट सेल वॉल की वजह से पूरा जो सेल का स्ट्रक्चर होता है डिफाइंड होता है। तो हम ये डिफरेंस भी पढ़ते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, वाइल इन एनिमल सेल सेल वॉल इज एब्सेंट। वहाँ पे केवल एक सेल मेम्ब्रेन होती है। तो फंगाई के अंदर एक सेल वॉल देखने को मिलती है जो चिटिन से बनी है। एंड जो बॉडी होती है मल्टीसेलुलर फंगी की, ये बैंड ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती है, और जहाँ पे ईच इंडिविजुअल ब्रांच इज कॉल्ड हाइपिया। ठीक है, तो हाइफे करके बोलते हैं, और उससे अटैच होती है। तो अगर कभी माइक्रोस्कोप में फंगी को देखोगे तो ऐसे लगेगा कोई छोटा सा प्लांट है, बट वो है क्या, वो उस फंगी के ही सेल्स है, वो एक रो में अरेंज है, जिसकी वजह से वो स्टेम जैसी अपीयरेंस देते हैं। एंड मोस्ट
most often the individual cell in hyphae sit right next to each other in a continuous line. क्या तो सिनोफेटिक हाइफे बोलते हैं, ये स्टेपे बोलते हैं, ये क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफे। तो ये चीज है। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया था कि सेक्सुअली भी करते हैं और एसेक्सुअली भी करते हैं। तो एसेक्सुअली कैसे करते हैं? फ्रेगमेंटेशन, मतलब अपनी बॉडी को मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ लेंगे एंड फिर सब में से वो फंगी रीग्रो होने लग जाएगा। या सेक्सुअली कहेंगे तो हिमोथेलिक या फिर हिट्रोथेलिक माइसीलिया। ठीक है, तो माइसीलिया जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है, इट्स जस्ट लाइक आवर ह्यूमन ब्रेन, तो उसके लिए वो माइसीलिया काम करता है। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हेन बोथ मीटिंग्स आर प्रेजेंट एट द सेम माइसीलियम, इट इज ऑफन कॉल्ड होमोथेलिक और सेल्फ फर्टाइल, and heterothelic or mycelia require two different but compatible mycelia to reproduce sexually. ठीक है, so इतना डिप में नहीं पूछेगा, ये पता होना चाहिए कि हाँ एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है फ्रेगमेंटेशन, पोर्स के थ्रू या बडिंग के थ्रू। और न्यूट्रिशन की बात करें तो अब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन मोस्टली डेड सबस्ट्रेट से, और इसीलिए सेप्रोफाइट्स कहलाता है। सेप्रोफाइट्स मतलब विच फीड ऑन डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग मैटर। या Detrivores. हाँ राइट, डेट्रीवोर्स भी वही सेम चीज है कि किसी डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना जो फूड चेन है उसको चला रहा है। तो फंगस अगर डिराइव कर रहा है सस्टेनेंस फ्रॉम अ लाइव होस्ट विदाउट हार्मिंग इट, देन इट इज कॉल्ड एज सिम्बियोट। तो ये हम लोग एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ा भी है कि अगर दोनों को फायदा होता रहता है तब हम बोलते हैं कि वो सिम्बायोसिस है। अदरवाइज जनरली ये फंगाई जो होती है जैसे म्यूकोरियोसिस के केस में, तो ये किस टाइप के इंटरेक्शन का एग्जांपल होगा? इफ आई से फंगस इन टर्म्स ऑफ म्यूकोरियोसिस विद ह्यूमन बॉडी, तो किस टाइप का इंटरेक्शन होगा? Parasites. करेक्ट, पैरासिटिज्म, मतलब फंगी को तो हेल्प हो रहा है और हमें वो डिग्रेड कर रहा है। ठीक है, तो एक गेन में और एक माइनस में, तो पैरासिटिज्म होता है। या प्रेडेशन, मतलब प्रेडेशन तो फिर बड़ा हो गया, बट यहाँ पे पैरासिटिज्म है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है, पेस्ट कंट्रोल वगैरह में काम आता है, दवाइयों में भी काम आता है। एंटीबायोटिक्स, जो पेनिसिलिन है वो भी एक फंगाई से ही निकला है। ठीक है, सो वो चीज याद रख सकते हैं। बाकी फूड इंडस्ट्री में ईस्ट वगैरह के लिए काम आता है। ठीक है, सो ये चीज है। ओके, तो ये देख लो 5 किंगडम्स हैं। हम मतलब ये डिस्टिंक्शन है बायोलॉजी के अंदर डिफरेंट किंगडम्स के बीच में। तो ये पहले सवाल पूछा हुआ था एनिमल सेल और प्लांट सेल में, आई थिंक 2020 में सवाल पूछा था। तो आई थिंक शायद पहले मैंने गलत बोल दिया था कि वो प्लांट किंगडम के अंदर आता है फंगी, ऐसा नहीं है। फंगी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट किंगडम है। ठीक है, सो सेल टाइप्स की बात करें तो मोनेरा क्या होते हैं? सिंगल सेल। यू प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, एंड इसकी वजह से उनका जो पूरा का पूरा न्यूक्लियस का जो मटेरियल होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है वो पूरे सेल में फैला रहता है, जस्ट लाइक रायता। ठीक है, सो प्रोकैरियोट होता है। फिर प्रोटिस्टा होता है। प्रोटिस्टा मतलब सिंगल सेल्ड है अगेन, लेकिन यूकैरियोट है, यानी एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। फिर फंगी है, यूकैरियोट। फिर जितने भी बड़े ऑर्गेनिजम्स है सारे यूकैरियोट होते हैं। केवल मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल है। एंड अगर वैसे हम जनरल बात करें कि मोनेरा किंगडम में क्या आता है, तो बैक्टीरियाज आते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया लाइक अमीबा एक्सेट्रा, वो सब मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं। ठीक है, और सेल वॉल की बात करें तो पॉलीसेकेराइड है, अमीनो एसिड्स है। प्रोटिस्टा के अंदर कुछ में प्रेजेंट होती है, फंगी के अंदर प्रेजेंट होती है और चिकनेस होता है। प्लांट किंगडम के अंदर यहाँ पे सेल्यूलोज होता है। वाइल एनिमल किंगडम कोई सेल्यूल होने नहीं होती है। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये बताइए, ये प्रोकैरियोट होगा तो एब्सेंट होगी, यूकैरियोट होगा तो प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखो तो जनरली मोनेरा प्रोटिस्टा सेल्यूलर मतलब होती ही सेल्यूलर है, वाइल फंगी यहाँ पे हम लोग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है पहली बार। फिर आगे वो टिश्यूज ऑर्गन वाला कॉन्सेप्ट चल पड़ता है। ठीक है, न्यूट्रिशन की बात करें तो इनमें मोस्टली प्लांट किंगडम है ऑटोट्रॉप, बाकी प्रोटिस्टा वगैरह जो है वो भी ऑटोट्रॉप है, एंड बाकी सारे हेटेरोट्रॉप है, यानी दूसरे से वो लोग
खाना वसूल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज कह सकता हूँ। नेक्स्ट चलता है टॉपिक पे, तो कोरोना वायरस म्यूटेशन है। कोई म्यूटेशन बता सकता है, व्हाट इज म्यूटेशन? Change in the genetic material, sudden हाँ, change. करेक्ट। तो किसी बेस पेयर में कुछ चेंज हो गया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई फिजिकल ट्रेट्स में चेंज आता था, तो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो कोरोना वायरस है, इसके अंदर भी नंबर ऑफ वेरिएंट्स हैव कम, वी हैव कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ वेरिएंट्स। लास्ट आई थिंक वो एक इम्पॉर्टेंट जो था वो डेल्टा वेरिएंट था, तो वो चीज पता होना चाहिए। and अभी रिसेंटली ओमिक्रॉन था, ठीक है, जो कि काफी नोटेबल था इन वेरिएंट्स में। सो ये वेरिएंट्स मतलब कहाँ पे चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि हाँ चेंज हुआ था। सो ये जो नया वेरिएंट था, ये कुछ नाम दिया गया था, वो फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया गया था अफ्रीका में, एंड उसके बाद पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गया, ठीक है। एंड बोला जाता था कि डेल्टा से भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। So it comes with a very unusual constellation of mutation and can even affect fully in vaccinated people. ठीक है, तो इसमें वो ऐसा चेंज हुआ कि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि वो वैक्सीनेटेड पर्सन को भी इम्पैक्ट कर सकता है ये। सो वायरस का म्यूटेशन कैसे होता है, क्योंकि वायरस एक मतलब डोर्मेंट स्टेज में भी रह सकता है, लिविंग भी रह सकता है, नॉन लिविंग भी रह सकता है, ठीक है। सो लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म इट ऑल्सो गोज थ्रू म्यूटेशन, ठीक है, अपने लाइफ स्पैन के दौरान। एंड ये म्यूटेशन जो है ये कई बार उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। एंड वायरस में जनरली जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, एंड हमने कई बार पढ़ा है कि आरएनए इज नॉट वेरी स्टेबल एज कम्पेयर टू डीएनए, ठीक है। तो आरएनए अनस्टेबल होता है, एंड इसलिए उसमें म्यूटेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू डीएनए, ठीक है। एंड चांसेस ज्यादा होते हैं तो जेनेटिक मटेरियल जैसे चेंज होगा उसका बॉडी भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए कभी भी वैक्स जो वायरल डिजीज है उनके खिलाफ कोई दवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि जितनी भी मेडिसिन होती है वो लॉक इन की मैकेनिज्म पे काम करती है। मतलब वो जो मेडिसिन है उसके अंदर हम लोग ऐसा सबस्ट्रेट तैयार करते हैं जो कि उस वायरस के शेप के अकॉर्डिंग उसको बाइंड कर लेगा लॉक इन की मैकेनिज्म में, जिससे वो आगे डिजीज नहीं फैला पाएगा या और सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से मेडिसिन बनाते हैं। लेकिन वायरस के अंदर आरएनए है तो वो जेनेटिक मटेरियल बहुत फास्ट स्टेट से चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से उसका कोई डिफाइंड शेप का भी नहीं रह पाता, ठीक है। और वो डिफाइंड शेप नहीं रह पाता, इसीलिए उसके खिलाफ कोई मेडिसिन बनाना मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये चीज है। सो सेम वायरस में भी यही हो रहा है बार बार, क्योंकि आरएनए कम स्टेबल है तो जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है, करस्पॉन्डिंगली उसका शेप भी चेंज होता रहता है, ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंट था। सो WHO क्लासिफाई करता है ये कोविड के वेरिएंट्स को या जनरल किसी भी डिजीज को एज मतलब कि ये उस पर कुछ खास ध्यान देने की जरूरत है। तो पहला है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, कि वो मतलब ट्रांसमिटेबिलिटी में राइज कर रहा है, वो फेटेलिटी को भी इंक्रीज कर रहा है, तो उसको थोड़ा कंसर्न में रखने की जरूरत है। फिर नेक्स्ट वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट इज द नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे डिजीज सिवियरिटी, उसका इम्यून एस्केप वगैरह वगैरह वो काफी टफ हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एटा, आयोटा, कापा, लैम्डा ये सब इसके अंडर आए थे, ठीक है। नेक्स्ट वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग, तो अगेन कुछ जेनेटिक चेंजेस की वजह से वायरस के जो कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाते हैं, लेकिन कोई एविडेंट मतलब कोई ऐसा अपेयरेंस में उतना कोई वो ड्रास्टिक चेंज नहीं होता, ठीक है। सो मतलब उससे जो रिलेटेड रिस्क है उसके बारे में भी कोई खास जानकारी नहीं होती, तो उसको ऐसा मान सकते हैं कि फ्यूचर में रिस्क क्रिएट कर सकता है, तो इसलिए उसको वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो WHO ने कोविड-19 के लिए बनाई थी, तो थोड़ा आइडिया देख लेना, बाकी नॉट श्योर कि ऐसा कुछ पूछना चाहिए यूपीएससी को, ठीक है। सो ये देख लेना अलग अलग वेरिएंट्स कहाँ से मिले हैं, मतलब इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है कि कौन सा कहाँ से मिला, ये चीज़ तो आई थिंक रेयरली पूछा जाएगा, तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, अदर कोविड रिलेटेड डेवलपमेंट इन न्यूज। तो फर्स्ट था GISTED, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग एवियन इन्फ्लुएंजा डेटा। सो हमारी जो रिसर्चर्स की टीम थी उन्होंने ये कोविड-19 का एक नया स्ट्रेन आया डेल्टा क्रॉन करके,
तो जो साइप्रस में मिला था वो शेयर किया विद जीआई सेट। तो जीआई सेट लॉन्च कब हुआ था? ये 2008 में लॉन्च हुआ था। एंड बात की गई थी कि हम लोग फटाफट शेयर करें ये इन्फ्लुएंजा, क्योंकि ये कोविड वायरस जो है इसके सिम्टम इन्फ्लुएंजा जैसे ही हैं, तो इन्फ्लुएंजा लाइक वायरस भी बोलते कई बार। तो इस इनिशिएटिव के अंदर आइडिया ये था कि हम रैपिडली शेयर करें डेटा को फ्रॉम ऑल इन्फ्लुएंजा वायरस, एंड अभी कोविड के अंदर हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। सो इसमें डेटा में हम देते क्या है, तो जेनेटिक सीक्वेंस देते हैं, रिलेटेड क्लिनिकल एंड एपिडेमियोलॉजिकल डेटा। एपिडेमियोलॉजिकल मतलब उस एपिडेमिक से रिलेटेड जो डेटा हमने गैदर किया है वो भी आगे शेयर करते हैं, ताकि ऐसे डिजीज के अंदर एक कॉमन फ्रेमवर्क बन सके, ताकि कोई भी अननेसेसरी डिले है एक्ट करने में वो चीज ना हो सके। So geographical as well as specific species specific data associated with avian and other influenza viruses. Next देखो global COVAX alliances। तो ये हमारे जो पंजाब कैबिनेट है उन्होंने बेसिकली ज्वाइन किया था इसको, क्योंकि वैक्सीन का शॉर्टेज बढ़ रहा था। तो कोवैक्स अलायंस क्या है? तो ये ग्लोबल वैक्सीन लाने का एक तरीका है, विच इज लेड बाय कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन गावी एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अलोंगसाइड इट्स की डिलीवरी पार्टनर कॉल्ड यूनिसेफ, ठीक है। सो ये सब लोग मिलकर ये ग्लोबल कोवैक्स अलायंस है उसको चला रहे थे। सो कोवैक्स नो फॉल्ट कंपनसेशन प्रोग्राम, इसके अंदर वो बेसिकली क्या करें, कोई नो फॉल्ट कंपनसेशन प्रोग्राम इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड ओनली इंटरनेशनल वैक्सीन इंजरी कंपनसेशन मैकेनिज्म। तो इसमें एक फेयर नो फॉल्ट लंप सम कंपनसेशन दिया जा रहा है who suffer from adverse impact after taking the vaccines, ठीक है। सो ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा सा हम लोग ध्यान रख रहे थे उन लोगों का भी जो पहली बार फील्ड ट्रायल लेने गए थे, एंड फिर एक तरीके से एक्सपेरिमेंट डमी की तरह काम किया उन लोगों ने। तो उनके अंदर वो वायरस ये जो वैक्सीन थी वो डाल के देखा, एंड अगर कोई रिस्पॉन्स आया तो उसके हिसाब से हमने फिर उस रिस्पॉन्स को स्टडी करके आगे शेयर किया। तो वो चीज है। किसी को कुछ और ऐड करना है कि इसमें अभी तक जो पढ़ा उसमें? नहीं, अभी तक तो मतलब हो गया सारा। ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबल हब फॉर पेंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस। तो कोई डिफरेंस बता सकते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन पेंडेमिक एंड एन एपिडेमिक? एपिडेमिक तो एक स्पेसिफिक उसके लिए होता है, ज्योग्राफिकल एरिया के लिए। पेंडेमिक जब उसको ग्लोबली बोल दिया जाता है कि वो बहुत सारी जगह में है, कुछ ऐसे। करेक्ट करेक्ट। एपिडेमिक मतलब एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में, और पेंडेमिक जो है वो सब जगह कंटेजियस है, फैले जा रहा है, ठीक है। ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड अगर वो फैल जाता है या नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स में फैल जाता है तो वी कैन डिक्लेयर इट टू बी एज पेंडेमिक। तो वो चीज़ है। सो ये ग्लोबल हब बना है पेंडेमिक और एपिडेमिक इंटेलिजेंस के लिए। तो WHO एंड जर्मनी ने एक नया हब बनाया है पेंडेमिक और एपिडेमिक इंटेलिजेंस को लेकर। सो एज पार्ट ऑफ WHO हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम। तो ये HEP जो है 2016 में एस्टैब्लिश किया गया था, एंड वर्क किया था कि हम लोग इमरजेंसी हेल्थ नीड्स जो हैं उनको केटर कर सकें, ठीक है। और ये एक शेयर्ड नेटवर्क एक्सेस के थ्रू बना है, जिसके अंदर मल्टी सेक्टोरल डेटा है उसको डिराइव करके इनोवेशन निकाल सकते हैं, जिससे कि हम लोग प्रिडिक्ट कर सकें, प्रिवेंट कर सकें डिफरेंट टाइप्स के हेल्थ थ्रेट्स को, ठीक है। So it will help in developing tools and model for risk analysis and monitoring disease control measures and epidemic. Okay. So a global hub for pandemic and epidemic है, वो WHO और जर्मनी ने मिलकर ये बनाया है। नेक्स्ट चलते हैं WHO सॉलिडेरिटी क्लिनिकल ट्रायल फॉर COVID-19। तो सॉलिडेरिटी क्या होता है कि हम लोग कोई नया जो डिजीज है, कोई नया जो ड्रग आया है
उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं. So India is among the 52 countries like part of WHO Solidarity Plus. So in 2020 WHO initiated the Solidarity Trial. तो इसमें क्या है, जो भी कोविड रिलेटेड ड्रग आते हैं उसको हम लोग अलाउ कर देते हैं कि हाँ हमारे इंडिया में इसकी टेस्टिंग हो सकती है. तो बहुत सारे लोगों ने आई थिंक कोविड के अंदर इस टाइप के फील्ड ट्रायल जो थे वो पार्टिसिपेट किए थे उसमें. ठीक है, तो पता होना चाहिए. नेक्स्ट चलते हैं. इंडिया SARS-CoV-2 जीनोम कंसोर्टियम. तो इसका कब, ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है. तो अभी रिसेंटली डेवलप हुई थी आफ्टर ये जो आई थिंक लास्ट 1.5 साल में ये चीज जो थी वो न्यूज में आई थी कि हम लोग चार्ज करेंगे आगे चलकर लोगों से फॉर दी सर्विसेज दैट वी आर प्रोवाइडिंग. ठीक है, सो अभी ये था कि ये इंस्कॉक जो है वो जॉइंट प्रोग्राम था ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, विद काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड ICMR. तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन का मिलके ये एक तरीके से प्रोग्राम है. तो इसके अंदर हम लोग जितने भी नेशनल लेबोरेटरीज है उनको लिंक किया है ताकि हम लोग ये कोविड से रिलेटेड जितने भी वेरिएशन है उनको स्टडी कर सकें. ठीक है, सो इतना ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसके बारे में. ये सर्वेलेंस कर रहा पूरे डिजीज की. सॉलिडारिटी में ये नहीं था ना, मतलब इंडिया COVID-19 रिलेटेड ड्रग्स का ही नहीं ट्रायल करेगा, मतलब इसमें और भी चीजें आएंगी. जैसे कि 2 ड्रग जो मॉडल्स टाइप्स जो है, एक तो निब और मैब करके जो है. तो निब में तो आएगी सारी जो कैंसर रिलेटेड जो भी होंगी ना उसको ट्रीट करने के लिए, और जो मैब वाला जो है उसमें आएगा जो इम्यून सिस्टम रिलेटेड जो होगा सॉलिडारिटी में. आई थिंक ये सॉलिडारिटी प्लस है ना. सॉलिडारिटी ट्रायल के अंदर तो हम लोग केवल शायद कोविड के लिए कर रहे थे. आइडिया है क्या इसका? नहीं, मैं सर्च करती हूँ. हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना कि WHO ने 2020 में चालू किया था सॉलिडारिटी ट्रायल और फिर अब ये सॉलिडारिटी प्लस है. तो आई थिंक प्रॉब्ली इसके अंदर ये इमैटिनिब और इन्फ्लिक्सीमैब. तो ये निब वाला जो था वो कैंसर के लिए था और ये मैब वाला था ये इम्यून रिस्पॉन्स के लिए था. ठीक है, मैं इसको चेक करके ग्रुप पे डाल दूंगी. ठीक है, सो बेसिकली एक क्वेश्चन होता है कि सॉलिडारिटी ट्रायल बेसिकली होता क्या है. तो नंबर ऑफ स्टेजेस होते हैं किसी भी वैक्सीन को किसी कंट्री में पास कराने के लिए. कि पहले ट्रायल 1 होगा, फिर ट्रायल 2 होगा, पहले लिमिटेड लोगों में होगा, फिर और थोड़ा बड़ा स्केल होगा, फिर उससे भी बड़ा स्केल होगा. तो यहाँ पे उन सब स्टेप को बाईपास कर दिया गया. अब वो एक डिजीज एक जो मेडिसिन है वो किसी और कंट्री में बनी थी, लेकिन उसको फटाफट फील्ड ट्रायल करने के लिए हमने एक बड़ा उसको सैंपल स्पेस दे दिया. मतलब वो अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज एक साथ उसका ट्रायल चल रहा है, अलग अलग से उसमें कोई परमिशन नहीं ली गई है. ठीक है, तो वो चीज सॉलिडारिटी ट्रायल है. तो थोड़ा फास्ट ट्रैक करने के लिए इन सब मेडिसिन के जो रिजल्ट है उसको फास्ट ट्रैक करने के लिए ये सॉलिडारिटी ट्रायल जो है काफी इम्पोर्टेंट है. ये प्लस में देखिए ना इमैटिनिब और इन्फ्लिक्सीमैब जो है वो आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट ये इंस्टाकॉग इंडियन SARS-CoV-2 जीनोम कंसोर्टियम. तो ये हमने देख ही लिया. ये एक तरीके से पूरे ये जो पैंडेमिक है इसको सर्वे कर रहा था, मतलब उसका सर्वेलेंस कर रहा था और उसके अकॉर्डिंग टाइमली एडवाइसेस दे रहा था कि हम लोग कैसे इसको टैकल कर सकते हैं. जैसे हमारे नेशनल लेबोरेटरीज ओवरवेल्म ना हो जाए बिकॉज ऑफ दिस SARS-CoV वायरस की वजह से जो सैंपल्स आ रहे थे या उससे रिलेटेड जो डेटा आ रहा था उससे. ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था, बाकी तो और कुछ काम नहीं. नेक्स्ट चलते हैं न्यूकॉव. तो न्यूकॉव एक न्यू काइंड ऑफ कोरोना वायरस था विच वाज फाउंड इन बैट्स इन साउथ अफ्रीका. ठीक है,
सो ये 85% सिमिलैरिटी है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से, MERS, मर्स। तो मर्स अगेन कोरोना वायरस फैमिली का ही एक वायरस था, जो कि 2012 में इसने काफी आतंक मचाया था मोस्टली, बट ये मोस्टली रिस्ट्रिक्ट रहता है इन मिडिल ईस्ट। ठीक है, सो ये नियोकोव जो है, इट्स नॉट अ सार्स कोविड वायरस, इट्स अ बैट कोरोना वायरस that was identified in 2011. That was identified in species of bat known as Neromesia, and Navkov used ACE2 receptor. I think ये 2021 में ये ACE2 receptor पूछा था, तो ACE2 receptor ये कोरोना वायरस से रिलेटेड था। So no, Neocov can use ACE2 receptors of bat, but they can't use ACE2 receptors unless a new mutation occurs. तो ये न्यूकोव के अंदर ये बैट्स का तो ये ACE2 रिसेप्टर यूटिलाइज कर सकते थे, बट ह्यूमन का नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो बस ये डिफरेंस है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी। तो कोई डिफाइन कर सकते हैं ये क्या होता है? थोड़ा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज होती हैं जिनको आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं हम लोग लैब में, जैसे कि कोविड के टाइम पर ये बहुत टर्म न्यूज में थी, क्योंकि हम इसको आर्टिफिशियली वो क्रिएट कर रहे थे लैब में। राइट, तो मोनोक्लोनल मतलब हम लोग वो क्लोन बना रहे हैं ऑफ दोज एंटीबॉडीज। ठीक है, तो वो टारगेट करेंगे ऐसे मतलब यहाँ पे कोविड वायरस का जो सेल होता है, कोविड वायरस होता है, उसको टारगेट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग एंटीबॉडीज जो होती है वो डिजाइन करते हैं आर्टिफिशियली इन लैब। सो एंटीबॉडीज होती क्या है? वो एक इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है, मतलब एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो कि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है वो ट्रिगर करता है। ठीक है, जब भी हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पैथोजन आता है, ठीक है, जिसको हम जनरली एंटीजन कंसीडर करते हैं। तो जैसे ये कोविड वायरस है, इसका एंटीजन क्या है? तो इसका जो आउटर स्पाइक वाला जो शुगर कोट है, वो एक तरीके का एंटीजन है। तो हमारी बॉडी जैसे ही आता है तो वो फॉरेन पैथोजन को पहचान जाता है एंड उसके कोरस्पॉन्डिंग पैथोजन के कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी रिलीज करने लगता है। लेकिन जब ये रिस्पॉन्स पहली बार होता है तब ये बहुत स्लो होता है, तो उसको फास्ट ट्रैक करने के लिए हम लोग ये एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी इस्तेमाल कर सकते हैं। कि एक इंसान में हमने देख लिया कि ऐसी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है एंड उसकी कॉपी करके एंड फिर आगे किसी भी इंसान के अंदर ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो अर्लियर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैव बीन अटैच्ड टू ट्रीट अदर वायरल इन्फेक्शंस सच एज इबोला एंड HIV। नेक्स्ट देखो, 2-deoxy-2-glucose 2DG। तो ये हमारा जो इनमास है, विच इज अ इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन अंडर DRDO, तो उसने मिलके ये बनाया था एक आई थिंक ये शायद ओरल दवाई थी आई थिंक। सो बाद में ये कोलैबोरेशन करके डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हैदराबाद, उसके साथ कोलैबोरेट करके बनाया था। So it accumulates in the virus infected cell and prevents virus growth by stopping viral synthesis. एक तरीके से ब्रेक डाउन कर देता है उसके पूरे मैकेनिज्म को ऑफ फॉर्मेशन। इट हेल्प्स इन फास्टर रिकवरी ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट एंड रिड्यूसेस सप्लीमेंट ऑक्सीजन डिपेंडेंस। ठीक है, तो जो ब्रेथलेसनेस फील होती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन लगाना पड़ता है उसको भी कम कर सकता है ये। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया था इनमास ने। नेक्स्ट चलते हैं, कॉर्बेवैक्स वैक्सीन। So it's a recombinant protein platform based on recombinant DNA. तो recombinant क्या होता है कि हम लोग दो स्पीशीज का यूज कर दिया कुछ डेटा एंड उसके थ्रू हम लोग कुछ नया अचीव करने की कोशिश करें, तो recombinant DNA टेक्निक होती है। ठीक है, सो इसके अंदर अगर एग्जांपल देखो तो ये जो इकोलाई है which acts as a host for recombinant protein offers variety of benefits of low cost well-known biochemistry and genetics, rapid growth and good productivity. Okay. So इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक लो प्राइस और इजी टू स्केल अप प्रोडक्शन का बात कर रहे हैं, जिसकी जो कि पॉसिबल है क्योंकि हमें एक रिकॉम्बिनेंट DNA बनाना है। तो DNA उस सेंस में थोड़ा बनाना फास्टर होता है एंड फिर उस रिकॉम्बिनेंट DNA को किसी सब यूनिट में डालकर
फिर एज अ वेक्टर ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो वो किसी दवाई के साथ हो सकता है या फिर डायरेक्ट इंजेक्शन के साथ हो सकता है, ठीक है। तो आई थिंक ये पता होना चाहिए इसके अंदर। फूड चार ऐड करना कॉर्बेवैक्स वैक्सीन में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन BBV154, ठीक है। तो ये मतलब जनरली हम देखते हैं कि इंजेक्शन से लिया जा रहा है कोरोना वायरस का वैक्सीन, लेकिन दिस इज नेजल वैक्सीन जो भारत बायोटेक ने बनाया है, एंड इट्स अ नोवल एडिनो वायरस वेक्टर्ड वैक्सीन, ठीक है। सो ये क्या करता है कि एडिनो वायरस क्या होता है, एक तरह का कॉमन कोल्ड होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये कोविड वाला जो वायरस का जो RNA है वो वहां से निकाल के ये एडिनो वायरस में डाल देते हैं, ठीक है। ताकि वो जो स्पाइक प्रोटीन है उसके अगेंस्ट वो स्पाइक प्रोटीन क्रिएट कर दे, बट वो एक्चुअली वो पूरा का पूरा डिजीज फैलाए ना बॉडी में, ठीक है। तो सेंस में इंपॉर्टेंट है। सो एडिनो वायरस हैव डबल स्ट्रैंड DNA जीनोम। तो ये भी एक अगेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रख सकते हो कि जनरली हम DNA नहीं देखते हैं वायरस के अंदर, यूजली हम RNA देखते हैं। बट ये जो एडिनो वायरस है उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं उसको, DNA 21 होता है। में 21 में क्वेश्चन आया था ना कि एडेनो वायरस डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस है और रेट्रो वायरस सिंगल स्ट्रैंड Single डीएनए strand. वायरस है, कुछ ऐसा आया था ना। हाँ, हाँ, कि उसमें ठीक आ रहा सिंगल था। स्ट्रैंड होता है ऐसे। तो थिंक एडेनो शायद था। तो मतलब डबल स्ट्रैंड होता है डीएनए, और रेट्रो क्या होता है? रेट्रो सिंगल होता है क्या? सिंगल स्ट्रैंड है एंड आरएनए होता है उसमें। क्वेश्चन देख लो। और इस एक और क्वेश्चन है कि जो कोविशील्ड जो बना था वैक्सीन, वो कौन से वायरस का यूज करके बनाया? हाँ, आई थिंक चिंपैंजी वायरस था क्या वो, चिंपैंजी का कॉमन कोल्ड। नहीं, वो हमने उसमें भी एडेनो वायरस ही यूज किया है, कोविशील्ड में भी। अच्छा, राइट। तो ये क्वेश्चन ये था, एडिनो वायरस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम वेयरएज रेट्रो वायरस हैज डबल स्ट्रैंडेड। ये स्टेटमेंट जरा उल्टा कर दिया था इन्होंने, ठीक है। तो इस सेंस में अच्छा, पता मतलब होना चाहिए। रेट्रो वायरस में सिंगल होगा ना? राइट। राइट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी देख लेना, कॉमन कोल्ड में एडिनो होता है एंड HIV में ये रेट्रोवायरस होता है। So, adenovirus has a double-stranded DNA genomes. Virus family of Adenoviridae infects vertebrae, including human. Benefit की बात करें तो other vaccine only produce antibodies. International vaccine produce antibodies as well as reduce the risk of transmission. Easy delivery, cut down syringe needle, and additional immune response. In addition to immunity in blood, it activates immunity of cells found in the tissues lining the nose and the mouth. तो वो जो पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारे माउथ के अंदर, नोज के अंदर, वहां पे भी अगर कोई वायरस रह जाता तो उसको भी ये नेजल ऑपरेशन के थ्रू, मतलब नेजल ये ब्लोइंग के थ्रू वो चीज सही कर सकता है, ठीक है। तो दो एडवांटेज थे। नेक्स्ट ये ACE2 रिसेप्टर भी पूछा ही था। ACE2 receptor क्या है? ACE2 protein in human is where coronavirus latches onto it and enters the cell. Where it is a plant growth protein and can be manufactured using patented plant-based production system. So researchers are working to create a chewing-gum laced with ACE2 receptor protein, which can serve as step for virus and ultimately reduce transmission load. Okay. तो ACE2 रिसेप्टर देख ही लिया हम लोगों ने, इसके थ्रू कोरोना वायरस हमारे सेल्स के ऊपर अटैच हो जाता है ना, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो आगे ट्रांसफर कर देगा। वो चीजें नेक्स्ट स्पॉट है
स्केलेबल एंड पोर्टेबल टेस्टिंग। तो यूएस साइंटिस्ट ने ये एक सिस्टम बनाया है विच कैन डिटेक्ट कोविड-19 सिंपली फ्रॉम सलाइवा सैंपल्स। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जनरली हम लोग वायरस के डिटेक्शन की बात करते हैं तो RT-PCR की बात करते हैं, लेकिन ये जो है ये RT लैम्प है। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप न्यूक्लियर एसिड का एम्प्लीफिकेशन करते हैं, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। अगर आप RT-PCR देखोगे तो उसमें बार बार टेम्परेचर चेंज करना पड़ता है सो एज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ DNA, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर को इतना वेरिएशन में लाने की जरूरत नहीं। एक कॉमन मिनिमम टेम्परेचर के ऊपर भी ये वर्क पॉसिबल हो पाएगा थ्रू लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, ये कॉम्प्लेक्स मशीनरी है एंड ये थोड़ा क्विक है और मोर एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू RT-PCR, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये भी अगेन एक इम्पोर्टेंट टेस्ट ही है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो एलिसा टेस्ट बोलते हैं इसको। सो एक इम्यूनो एसे होता है, यानी क्या होता है कि हमारे पास एक एंटीबॉडीज होती है, ठीक है, और हमारे पास जो सैंपल होता है उसमें हम वो एंटीबॉडीज को मिक्स कर देते हैं। अगर वो एंटीबॉडीज मिक्स हो जाती हैं एंटीजेंस के साथ या उस पैथोजन के साथ, तो फिर उसके ऊपर एक डाई लगाए, मतलब एक डाई के साथ मिक्स किया जाता है, कलर चेंज हो जाता है कि अगर वो कॉम्प्लेक्स बना है, यानी जो पैथोजन है और एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स है वो बना है, तो इसका मतलब वो डिजीज एग्जिस्ट कर रही है उस सैंपल के अंदर। तो इस तरीके से एलिसा जो है वो काम करता है। तो इट्स अ लेबल्ड इम्यूनो एसे दैट इज कंसीडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ इम्यूनो एसे। और ये जो इम्यूनो टेस्ट है इट्स वेरी सेंसिटिव एंड कैन डिटेक्ट एंड इजीली क्वांटिफाई सब्सटेंसेस like antibodies, antigen, protein, glycoproteins, even hormones. Okay. So, a startup funded by DST has developed its first of kind semi-quantitative electrochemical ELISA test that would help rapid and accurate estimation of total antibody concentration of COVID-19. Okay. So, जितने ज़्यादा वो immunosorbent की वजह से जो substrate बनेगा of antigen and antibody, उतना ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं कि ये एक्यूरेट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, जीवन वायु। तो जीवन वायु नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ एयर प्रेशर से रिलेटेड है, तो वो चीज करेक्ट है। ये IIT रोपर ने एक डिवाइस बनाया था विच वुड एक्ट एज अ काइंड ऑफ वेंटिलेटर सपोर्ट, ठीक है। तो इसमें ये क्या था, बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी फंक्शन कर सकता है एंड बोथ काइंड ऑफ ऑक्सीजन जनरेशन O2 चाहे हो या फिर सिलेंडर से लेने हो, तो दोनों से ले सकता है ये क्या जीवन वायु। नेक्स्ट प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। सो इसके अंदर क्या था कि हम लोग स्टेक होल्डर वर्क कर रहे थे ताकि हम कंट्री की जो मेडिकल ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसको रैशनलाइज कर सके, ठीक है। कोविड-19 के अंदर ऐसा भी हुआ भी था कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन डेफिसिट हो गया था, तो ऑक्सीजन डेफिसिट हो गया था, तो उस चीज को रैशनलाइज करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था, ठीक है। तो नेशनल कंसोर्टियम ऑफ ऑक्सीजन बनाया गया था जो कि नेशनल सप्लाई चेन को मैनेज करेगा, ठीक है। तो इसमें रॉ मटेरियल थे जैसे कि जियोलाइट। तो जियोलाइट जो ऑक्सीजन जो प्लांट होता है उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है जिसके थ्रू हम लोग ऑक्सीजन को फिल्टर आउट कर सकते हैं फ्रॉम जनरल एयर, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन प्लांट के अंदर ये जियोलाइट काफी इंपॉर्टेंट है, वो यूज होता है। तो ये लॉन्च किया गया था भाई ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडवाइजर, तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। तो हमारे PM को प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर होते हैं, वो साइंटिफिक मैटर्स पे एडवाइस करते हैं उनको। तो ये PSA वो सेटअप इन 1999 टू एडवाइस PM एंड कैबिनेट ऑन द मैटर ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। नेक्स्ट देखो, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। तो मेडिकल ऑक्सीजन भी हाई प्योरिटी ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस इलनेस। So generally comprise करते हैं 90% of oxygen, 5% nitrogen, and 5% argon. Okay. So one of the ways how this oxygen can be supplied is through liquid medical oxygen. तो generally transportation जो हो रहा था वो इसी सेंस में हो रहा था कि उन्हें लिक्विफाई करके
फिर ट्रांसपोर्ट करते थे, तो उससे लिक्विफाई करने से क्या होता था, कम वॉल्यूम में ज्यादा माल आ जा रहा था, क्या तो इसलिए लिक्विफाई कर रहे थे उन लोगों को। तो मोस्ट कॉमन मेथड टू प्रोड्यूस एलएमओ इज सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन ऐसे वाला इन जो ऑक्सीजन था, क्या जो गैस वाले फॉर्म में था, गैस वाले फॉर्म में जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ रहे थे, तो उनके लिए क्रायोजेनिक वो चाहिए था, तभी वो आ सकते थे, मतलब इसीलिए इतनी शॉर्टेज हो रही थी। तो क्या इनको भी कैरी करने के लिए वो सेम प्रोसेस होता है क्या, मतलब क्रायोजेनिक के थ्रू ही होंगे क्या ये भी ट्रांसपोर्टेशन इनका? किसी को हाँ कुछ आइडिया है? करेक्ट है, क्योंकि क्रायोजेनिक मतलब टेम्परेचर जो है वो लो रखना है हम लोगों को। और टेम्परेचर लो कैसे रहेगा, अगर हम क्रायोजेनिक जैसे कोई सिस्टम यूज करेंगे, तो वो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के फॉर्म में ही जा रहे थे, तो उस सिलेंडर में मोस्टली वो लिक्विड फॉर्म में ही थे। फिर जैसे वो हॉस्पिटल वगैरह में कनेक्ट होते हैं, तो जैसे सराउंडिंग के साथ आता है, तो वो फिर गैस में कन्वर्ट होने लगता है। तो क्रायोजेनिक बनाने का मतलब ही यही था कि कम वॉल्यूम में उतना ही ज्यादा मटेरियल आ जाए, मतलब जैसा एक गुब्बारे में आप हवा भर लो, और एक गुब्बारे में उतने ही शेप वॉल्यूम के अंदर आप पानी भर लो, वॉल्यूम पानी का जो मास है वो ज्यादा रहेगा क्योंकि डेंस ज्यादा है। तो क्रायोजेनिक भी सिलेंडर्स हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो ज्यादा वो लिक्विफाई कर देगा, तो वो ज्यादा ऑक्सीजन पैक हो पाएगी सिलेंडर में, ठीक है। तो यही ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट चलते हैं। तो प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी थी ये ऑक्सीजन प्लांट्स के अंदर। तो जो पीएम थे, ये डेडिकेटेड 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स, जो कि पीएम केयर फंड्स के थ्रू बनाए गए थे, ठीक है। सो पीएसए रिफर्स टू एड्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन। तुम्हें बता सकते हैं एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? सरफेस लेवल अब्जॉर्प्शन को एड्जॉर्प्शन बोलते हैं शायद, आई एम नॉट श्योर बट करेक्ट है, मतलब सरफेस पे वो चीज एब्जॉर्ब हो जा रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। एंड पीएसए रिफर्स टू एड्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन साइकिल दैट इज ड्रिवन बाय ड्रॉप in sorbent carrying capacity with decreasing pressure. So PSA oxygen generating plants are source of medical grade oxygen. Ambient air को इसमें से पास कराते हैं थ्रू इंटरनल फिल्ट्रेशन सिस्टम, जहाँ पे एक अच्छा खासा सरफेस एरिया होता है, वैसे सेपरेट हो जाती है नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एंड कंसंट्रेटिंग रिमेनिंग ऑक्सीजन टू नॉन प्योरिटी, ठीक है। तो वो एड्सॉर्ब हो जा रही है नाइट्रोजन और अदर गैसेस फ्रॉम द एयर एंड केवल ऑक्सीजन बच जा रही है। ये ऐसे पीएसए काम करता है, मतलब इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कैसे काम करता है, बस ये बताना चाहिए कि हाँ बेसिक फंडा क्या था। तो ये एब्जॉर्प्शन डिसऑर्प्शन का एक साइकिल चलता है, जिससे कि वो बाकी गैसेस जो एयर के बाकी कंस्टिट्यूएंट है उनको एलिमिनेट कर देता है और ऑक्सीजन को रख लेता है। सिमिलरली इसी लाइंस पे नेक्स्ट था नेशनल ऑक्सीजन स्टीवर्डशिप प्रोग्राम। तो दिक्कत क्या हो रही थी कि किसी को एग्जैक्टली आइडिया नहीं था कि ऑक्सीजन कितनी चाहिए थी ड्यूरिंग दिस कोविड क्राइसिस। तो रैंडमली उनको लग रहा था कि हाँ आज इतनी डिमांड आई है, तो नेक्स्ट डे इससे थोड़ी सी ऊपर हम लोग रखें। प्रॉपरली यूटिलाइज भी हो रहा था, यूटिलाइज भी नहीं हो रही थी ऑक्सीजन, तो वो भी बहुत सारे इशू थे। तो इसलिए इस चीज को रैशनलाइज करने के लिए ये एक प्रोग्राम चलाया गया है। तो इसके अंदर हर डिस्ट्रिक्ट से एटलीस्ट एक इंसान को ट्रेन किया जाएगा इन ऑक्सीजन बजटिंग या ऑक्सीजन मैनेजमेंट, एंड फिर वो आगे जाके ऑक्सीजन ऑडिट जो सर्विसेज है डिफरेंट हॉस्पिटल्स में वो कंडक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो बाकी मैन पावर है उसको ट्रेन करेगा, ठीक है। तो ये नेशनल ऑक्सीजन स्टीवर्डशिप प्रोग्राम था। तो हमारे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है उनको ये समझाना था कि कैसे ऑक्सीजन को ढंग से यूज करना है, ठीक है, उसका मैनेजमेंट कैसे हो, तो उसको लेके ये प्रोग्राम था। नेक्स्ट आई ड्रोन, तो आईसीएमआर का ये प्रोजेक्ट था जिसके अंदर वो ड्रोन्स का इस्तेमाल करके डिलीवरी कर रहे थे वैक्सीन की। तो ऐसे टेरेन्स, मतलब आई थिंक आपने कई इमेजेस देखे होंगे कि वो लोग पानी को क्रॉस करके वो वैक्सीन देने के लिए जा रहे हैं बैग लेके। तो वो चीज को ओवरकम करने के लिए आई ड्रोन वाला कॉन्सेप्ट यूज किया गया था, जहाँ पे ड्रोन्स की मदद से वैक्सीन डिफरेंट लोकेशंस पे पहुंचाए जा रहे थे, ठीक है। तो ये था। राइट, अभी तक जो पढ़ा किसी को कुछ ऐड करना है क्या? हाँ, इसी में आई ड्रोन वाले में ये है कि ये ना हर जगह पे, मतलब इसको परमिशन नहीं है, केवल इस ये इम्प्लीमेंटेशन होगा अभी के लिए मणिपुर, नागालैंड और अंडमान एंड निकोबार में।
Correct है। तो अभी हमने रिसेंटली ये पढ़ा भी था, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है वो अलाउ करता है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के थ्रू ये पूरा का पूरा ड्रोन सेक्टर है। तो इन्होंने अभी रिसेंटली रेगुलेशंस को ईज आउट किया है एंड ये सब गवर्नमेंट्स को प्रमोट करेंगे आप इस टाइप के स्टेप्स लीजिए। तो ये आई ड्रोन वाला कॉन्सेप्ट है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री को भी इन्होंने लिखा था आप ड्रोन्स का इस्तेमाल करके नए केस स्टडीज बनाइए जिससे कि ड्रोन्स का इफेक्टिव यूज हो सके और ओवरऑल हेल्प हो सके हम लोगों की। तो ये चीज इम्पोर्टेंट थी। सो ठीक है गाइस, आई थिंक आज के लिए यहीं पे स्टॉप करना ठीक रहेगा। कल एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, एंटी डोपिंग बेल से। ठीक है, तो किसी को कुछ और ऐड करना है क्या?